Assalamu alaikum everyone. I'm Sania Shabir from Desert Rose Psyche. Welcome back to our channel. हमारा आज का टॉपिक है चार्ट्स या डायग्राम्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राफ्स क्या होते हैं, तो आज हम देखेंगे कि ग्राफ और चार्ट या डायग्राम में क्या फ़र्क है, दोनों अलग अलग क्यों पढ़े जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि चार्ट्स या डायग्राम मतलब दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें और ग्राफ में डिफरेंस क्या है। ये जो डायग्राम्स होती है ना, ये डिस्क्रीट डेटा को बताने के लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं, जबकि जो हम लोग ग्राफ्स वगैरह करते हैं वो कंटिन्यूस डेटा के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा आता है, तो उसके लिए डिफरेंस आ जाता है। अगर डिस्क्रीट है तो डायग्राम्स बनेंगी, और अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है तो ग्राफ्स बनेंगे। और अगर हमने दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ डेटा है उनका कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए भी डायग्राम्स यूज़ होती हैं, ठीक है। अब जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं वो हमें इस तरीके की बनानी होती है कि वो क्लियर हो और उन्हें समझना आसान हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं डाल देनी, मैं बहुत ज़्यादा बार्स डाल दिए तो समझ ही ना आए, कन्फ्यूजिंग हो जाए। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये तो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ना कि हमारा काम आसान हो जाए, हमें ईज़िली बात समझ आ जाए। तो वो उस हिसाब से बनानी है कि कन्फ्यूजिंग ना हो जाए, बहुत ज़्यादा उसमें मेस क्रिएट ना हो जाए। फिर जैसे हम लोग ग्राफ को टाइटल देते थे, इसी तरह हम लोग डायग्राम्स के लिए भी टाइटल देते हैं, और वो टाइटल इस तरीके का होना चाहिए कि उससे बहुत ब्रीफ किस्म का हो, और उसी टाइटल से हमें समझ आ जाए कि ये जो डायग्राम हमने बनाई किस बारे में है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जो हम लोग इंटरवल्स लेते हैं वो इक्वल साइज़ का होना चाहिए। जैसे हम लोग ग्राफ में ऐसा भी कर लेते थे कि वो हमारे पास इक्वल साइज़ के ना हो तब भी चलेगा, लेकिन इसमें नहीं ऐसा होता है। इसमें हम लोग हमेशा इक्वल साइज़ का इंटरवल लेंगे, इंटरवल साइज़ सेम होगा। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जिनकी इक्वल विड्थ होती है। जैसे हम लोगों ने हिस्टोग्राम में किया था कि विड्थ चेंज हो जाती थी रेक्टेंगल्स की, वैसे नहीं होगा इधर। बार्स की जो विड्थ है हॉरिजॉन्टल में लें या वर्टिकल में लें, उनकी विड्थ सेम होगी। अब विड्थ लेने का कोई रूल नहीं है, हम जितनी मर्ज़ी ले लें। हम लोग ग्राफ्स या डायग्राम्स बनाने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, बिग बॉक्सेस होते हैं। तो हमारी मर्ज़ी, मैं वन स्मॉल बॉक्स कह दूँ कि ये मेरे पास जो है विड्थ है बार की, तो दैट्स माय चॉइस, ठीक है। और जो बार की लेंथ है वो हम लोग ले लेते हैं कि हमें क्या वैल्यू दी हुई है, किस वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक बनाना है। मतलब बोला है कि इस क्लास की इतनी फ्रीक्वेंसी है तो हम उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। नाउ देयर आर सम रूल्स ऑफ ड्राइंग सिंपल बार चार्ट। अब मैंने आपको जैसे बताया ना कि हम वर्टिकल बार्स भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, लेकिन किस बेसिस पे लें। वर्टिकल बार्स हम लोग तब लेते हैं जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा हो, नंबर्स में हो, या डेट्स वगैरह का डेटा हो हमारे पास, ईयर्स दिए हुए हों, तो तब हम लोग वर्टिकल बार्स लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल बार्स हम लोग तब लेते हैं जब हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा हो या फिर जियोग्राफिकल बेसिस हमें दिए हों, तो हम उसके बेस के लिए हॉरिजॉन्टल बार्स यूज़ करते हैं। अब जो बार्स हम लोग ले रहे हैं ये बहुत छोटे भी ना हो और बहुत मोटे भी ना हो, मतलब नाइदर वेरी शॉर्ट एंड वाइड, या बहुत लंबे और नैरो भी ना हो, ठीक है। एक देखते हुए अच्छा लगे जिसे, मतलब अगर हम लोगों ने बहुत पतले और लंबे बार्स ले लिए तो कितना अजीब सा लगेगा, या फिर हम लोगों ने बहुत मोटे और छोटे छोटे बार्स ले लिए तो ये भी अजीब लगेगा, ठीक है। तो हमने बार्स बनाते हुए एहतियात करनी है कि थोड़ा वो देखते हुए भी अच्छा लगे। अब जो बार्स हम लोग बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होंगे, जैसे हम लोग हिस्टोग्राम में करते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस लाजमी है। अब जो स्पेस हम लोग देंगे वो अ, जितनी हम लोगों ने विड्थ ली है ना बार की, उसकी हाफ कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मतलब कि बार की विड्थ के हाफ से कम भी ना हो, और उसकी जो टोटल विड्थ है बार की उससे ज़्यादा भी ना हो स्पेस बीच में, ठीक है। अब उसके अलावा जो डेटा है ना हमारे पास, अगर वो टाइम के हवाले से नहीं दिया गया, मतलब उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर सम रूल्स फॉर मेकिंग अ सिंपल बार चार्ट। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमें डेटा दिया हुआ है 5 एशियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का 1988 में जो पॉपुलेशन थी, ठीक है। और ये पॉपुलेशन इन मिलियंस है। अब इसका हमने इसकी सिंपल बार डायग्राम बनानी है। अब ये जो डेटा हमें दिया गया, गौर करें आप, तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में है। अब ये हमारे पास एक बार चार्ट बना हुआ है, जो डेटा हमें दिया उसका बार चार्ट। अब देखें
एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने इंटरवल क्या लिया है, 200 का लिया है, 0 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 200 के डिफरेंस से हम लोगों ने लिया, और पॉपुलेशन इन मिलियंस है, ये बात याद रखनी है। और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कंट्री नेम्स लिख दिए, ठीक है। अब ग्राफ पेपर बनाने के लिए, ग्राफ पेपर पे से बनाने के लिए ना, लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि ये जो बार की विड्थ है ये मैंने ले ली वन स्मॉल, हमारे पास जो स्मॉल बॉक्सेस है ना, 10 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं हमारे पास, वो एक बार की विड्थ है, ठीक है। अब बीच में जो स्पेस मैं दे रही हूँ ना, वो मैं कह दूँगी 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। इस तरीके से करके, अब जैसे चाइना की पॉपुलेशन थी 1088, तो अब वो देखिए वो कहाँ लाई कर रही है, उसके मुताबिक बार हम लोगों ने बना लिया इसी तरीके से बाकी सारी कंट्रीज़ का। तो ये हमारे पास एक सिंपल बार चार्ट बन गया। और जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास ये जियोग्राफिकल रीजन्स की बात हो रही है, चाइना मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की बात हो रही है ना, तो इसलिए हमारे जो बार्स है ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली लिए हैं, सही है। अब है हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट सिंपली हमारे पास जो सिंपल बार चार्ट होता है ना, उसी की एक्सटेंशन कर ले। उसमें हम लोग एक बार लेते थे, इसमें हम लोग ग्रुप बार्स लेते हैं। मतलब जैसे कि किसी कंट्री के बारे में हमने बताना है, उसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताना है, तो अब वो दोनों साथ साथ बताने हैं एक ही कंट्री के बारे में। तो मतलब या एक ही कुछ ईयर के पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें बतानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, तो हम लोग वो दो कंबाइन हम लोग बार्स बना देंगे, 2 बार्स साथ-साथ बना देंगे। और अब वो जो दोनों बार्स साथ-साथ है ना, उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए हम उनमें 2 अलग तरह की लाइन्स लगा देंगे या 2 अलग तरह के कलर्स कर लेंगे, ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, सही है। और ये सारी चीज़ें, मतलब जो लाइन्स हम लोग बता रहे हैं इम्पोर्ट के लिए या जो लाइन्स हम लोग एक्सपोर्ट के लिए बता रहे हैं, तो ये हम लोग की में बताएँगे कि हमने इस तरीके से की है, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ये हमें डेटा इन्होंने दिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया गया। सोर्स नीचे बताइए ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया गया डेटा है किस बारे में, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर द ईयर्स 1982 टू 83 टू 1987 टू 88, ठीक है। अब ये जो इस आपको टेबल में वैल्यूज़ नज़र आ रही है ना, ये करोर्स है, करोर्स ऑफ रुपीज़ ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका जो है बार डायग्राम, मल्टीपल बार चार्ट बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो देखें कि इसमें हमें ईयर्स दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल बेसिस है इसमें। तो हम लोगों ने ये वर्टिकल बार्स बनाने हैं। पहली बात तो ये होगी, ईयर्स नीचे आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमारे पास इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है ना, वो आ गई, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जो हम लोगों ने वैल्यूज़ दी है ना, ये 0 से 200 है, 2000 है। अगर आप गौर करें टेबल में हमारे पास वैल्यू सारी थाउजेंड्स में है, ठीक है। तो 2000 का इंटरवल लिया है हमने, 0 से 2000, 2000 से 4000, इसी तरह 6000, 8000 अप टू 12000। अब आप ऊपर की देखें तो की में उन्होंने बताया कि कौन सी लाइन्स इम्पोर्ट को रिप्रेजेंट करिए और कौन सी लाइन्स एक्सपोर्ट को। अब हमने जो बार्स बनाए हैं, आप इन बार्स में गौर करें तो पहले सब में इम्पोर्ट है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक में पहले एक चीज़ पहले बता दी, दूसरे में दूसरी चीज़ पहले बता दी, ऐसा नहीं होगा। एक सीक्वेंस से चलना है ताकि देखने वाले को भी हमारी बात इजीली समझ आ जाए, ठीक है। पहले इन्होंने इम्पोर्ट के बार्स बनाई और साथ ही उसके साथ जोड़ के ही ना, उसके साथ जॉइन किए हुए एक्सपोर्ट के बार्स बनाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग किसी भी डेटा के हम लोग मल्टीपल बार चार्ट्स बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट हमारे पास होता है कि एक ही बार को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कंपोनेंट्स हैं, तो हम एक ही बार के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना टोटल होता है ना, उस टोटल्स का हम लोग बार बना लिया, उस बार को फिर उसके बाद हम सब डिवाइड कर देते हैं प्रोपोर्शंस में, कि उस जितने कंपोनेंट्स, जैसे 3 कंपोनेंट्स हैं, उन 3 कंपोनेंट्स की जितनी प्रोपोर्शन आ रही है, जैसे पहला कंपोनेंट है वो 10 पे आ रहा है या इस तरीके से हम उसे डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं। और ये जो हम सब डिवाइड करते हैं, तो इसे हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट शेड्स यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट लाइन से इसे बता देते हैं कि ये अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल में हमें 5 डिवीज़न ऑफ पंजाब इन 1981 की पॉपुलेशन दी गई है इन लैक्स में, जिसमें फ़ीमेल और मेल्स को अलग अलग करके बताया और साथ में फिर टोटल भी बताया हुआ है। अब हम कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, कि पहली बात तो ये कि इसमें अब आप देखें तो हमारे पास जियोग्राफिकल रीजन्स आ रही हैं।
तो मतलब डिफरेंट एरियाज़ की बात हो रही है, जियोग्राफिकल बेसिस आ गए बीच में, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल बार्स बनाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब उसके लिए हम लोगों ने वाई एक्सिस पे हमारी डिविजन्स ले ली और एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन ले ली, जिसमें हम लोगों ने इंटरवल क्या रखा हुआ है, इक्वल इंटरवल 0 से 20 का इंटरवल रखा, 20 फिर 40 फिर 60 अप टू जहाँ तक हमारी जा रही है वैल्यूज़। ठीक है, टोटल की। अब ऊपर की में ही बताया हुआ है कि हमारे पास मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी लाइंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए लाहौर वाला बार है, लाहौर का टोटल क्या हो गया था 87, तो 87 तक हम लोगों ने बार बना लिया पूरा। अब उसमें मेल और फीमेल डिवाइड करने के लिए देखिए लाहौर में मेल्स कितने हैं, 44। ये याद रखें कि ये 44 नंबर नहीं है, 44 लाख में है। ठीक है, लाख में ये वैल्यूज़ हैं। तो 44 तक हम लोगों ने जो है मार्क कर लिए मेल्स, और बाकी हमारे पास क्या हो गई, फीमेल्स। सही है, इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स हमारे पास बन जाएंगे। और इसी तरीके से आपको कोई भी डेटा दिया हो जिसका आपने कंपोनेंट बार चार्ट बनाना हो, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। सही है। नाउ नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट। अब देखने से ही लग रहा है कि कंपोनेंट बार चार्ट का ही कोई एक्सटेंशन है। तो इसमें कंपोनेंट में हम लोग परसेंटेज भी बता सकते हैं, उसकी परसेंटेज की बेसिस पे भी हम लोग वो काम कर सकते हैं। अब इन्हें बनाने के लिए परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बनाने के लिए हम इसके बार्स के लिए क्या करते हैं कि हम उस बार को 100 के इक्वल ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज के प्रोपोर्शन कंपोनेंट की जो परसेंटेज है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हम उस बार को सब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, following table shows the area in 1000 hectares under wheat, rice and other food grain crops for the year 1985, 86 to 1989 एंड 90। इसको हम लोगों ने परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को। ठीक है, और नीचे सोर्स में बताया गया कि ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से ये डेटा लिया गया है। ठीक है, अब आप देखें तो जो डेटा हमें दिया गया वो परसेंटेज में नहीं है, उसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया ईयर 1985-86 की, हम लोगों ने वीट के परसेंटेज निकाले। वो कैसे कि उसमें हमें दी गई है 7403, और इसे हम लोगों ने टोटल से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 66.2%। इसी तरीके से बाकी सबकी परसेंटेज भी निकाल दी, और जब हम लोग टोटल करेंगे तो रिमेंबर ये हमारे पास 100% आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही इट मीन्स वी आर मेकिंग सम मिस्टेक। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए कि इसमें ईयर्स है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस है, तो हम लोगों ने वर्टिकल बार्स बनाने हैं। वर्टिकल बार्स बनानी है, नीचे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे ईयर्स दे दी और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने ये जो हमारे पास ग्रेन वगैरह इनकी प्रोपोर्शन ले ली। इंटरवल हम लोगों ने क्या लिया, 20 का ले लिया। सही है। बार बनाने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों ने 100% का बार बना दिया, 100 तक सारी बार बना दिया। अब हमने प्रोपोर्शन डिसाइड करनी, जैसे पहले वाले का देखें तो 66.2% हमारे पास वीट आ गई है। अब नेक्स्ट राइस का लेने के लिए उसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे। जैसे 66.2% था पहले, उसमें 16.6% ऐड किया, फिर आगे हमने मार्क कर दिया अगला राइस का। फिर उसके बाद जो अदर्स है वो 17.2% है, वो बाकी सारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बाकी सारे बार्स बन जाएंगे। और रिमेंबर इन डायग्राम्स के साथ नीचे टाइटल देना और ऊपर की बताना मत भूलिएगा। अब है हमारे पास रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स। ये हमारे पास बेसिकली कंपोनेंट बार चार्ट की तरह ही कर लें, लेकिन इसमें हमारे पास जो विड्थ होती है ना वो चेंज हो जाती है। जो हमारे पास बार्स होते हैं उनकी विड्थ चेंज हो जाती है। और ये कंपोनेंट बार चार्ट की तरह ये हम लोग कंपोनेंट्स जो टोटल मैग्नीट्यूड है और इसके जो कंपोनेंट्स उन्हें हम लोग कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे हम लोग परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट बनाते थे ना, वैसे ही इसके लिए भी हम लोग 100 टोटल लेंथ ले लेते, फिर डिफरेंट प्रोपोर्शंस को हम लोग अलग डिफरेंट प्रोपोर्शन परसेंटेज की देख के हम कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम लोग परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट की तरह परसेंटेज यूज़ करते हैं। सही है। और फिर जो सब डिवाइड कर रहे होते हैं हम उस रेक्टेंगल को, वो जो सब डिवाइडेड एरियाज होते हैं हम उससे डिफरेंट शेड्स दे देते हैं, डिफरेंट लाइन से बता देते हैं। ठीक है, और ये जो सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स है ये बेसिकली हमारे पास जनरली जो है ना बजट ऑफ वेरियस फैमिलीज बताने के लिए यूज होते हैं। वेरियस फैमिलीज के हम लोगों ने बजट बताना है, एक्सपेंडिचर बताना है, तो उसके लिए हमारे पास ये सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स यूज़ होते हैं। Now look at this example. We are given two families and their expenditure, family A and family B.
एक्सपेंडिचर्स में हमारे पास फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन एंड मिसलेनियस ये सारा आ गया और इसका टोटल भी हमारे पास है। अब हमारे पास सब डिवाइडेड रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज हम पहले वाले तरीके से ही निकालेंगे। जैसे फैमिली ए का फूड का आइटम है तो उस पे 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई टोटल जो हमारे पास 120 है मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास एक परसेंटेज आ गई। इसी तरीके से हम लोग सारे आइटम्स की अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे। अब हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाने के लिए पहले 100 तक हम लोगों ने जो है लेंथ ले ली दोनों बार्स की। अब विड्थ हम लोगों ने किस तरीके से ली है, अगर आप टोटल देखें तो फैमिली ए का टोटल है 120 और फैमिली बी का 300 है, तो इसका हम लोगों ने प्रोपोर्शन निकाली है। 120 और 3 को मज़ीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये 2:5 हमारे पास आ जाता है। यानी कि अगर मैं फैमिली ए का ले रही हूँ 2 स्मॉल ब्लॉक्स, तो फैमिली बी का मैं लूँगी 5 स्मॉल ब्लॉक्स ग्राफ में, ठीक है। और अलग अलग प्रोपोर्शन जैसे हम लोग परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट में बनाए थे वैसे बना दिए, और ये अलग से की भी हम लोगों ने बता दी और टाइटल भी बता दिया। तो ये हमारे पास सब डिवाइडेड रेक्टेंगल बेसिकली परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट के साथ मिलता जुलता है, सही है। अच्छा जी, अब है हमारे पास पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कंपोनेंट बार चार्ट को हम लोग बार में रिप्रेजेंट करते हैं और पाई चार्ट को हम लोग, जैसे नेम से ही पता चल रहा है पाई, तो सर्कल में से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल के डिफरेंट सेक्टर्स बना लेते हैं और उन डिफरेंट सेक्टर्स के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उन्हें हम बता देते हैं। मतलब जो हमारे पास आइटम्स है ना उनके अकॉर्डिंग सेक्टर हम लोग डिवाइड करते हैं, उतना प्रोपोर्शन उस आइटम को हम लोग दे लेते हैं, ठीक है। और जो सेक्टर्स हम लोग बनाते हैं उनके टाइटल्स यूजुअली अगर हमारे पास स्पेस हो तो उस सेक्टर के अंदर ही लिख देते हैं, और अगर स्पेस ना हो तो हम साइड पे की में बता देते हैं कि हमने ये वाला सेक्टर जो है ये इसको दिया है और उसको दिया है, ठीक है। लाइंस डिफरेंट जैसे शेड्स हम लोग कर रहे थे ना, वैसे हम लोग डिफरेंट से बता देते हैं। और सर्कल हम लोग ड्रॉ किस तरीके से करते हैं कि जो हमारे पास टोटल होता है ना उस टोटल का अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जो हमारे पास आ जाता है उसके मुताबिक उस रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट। तो सबसे पहले तो सर्कल बनाते हैं, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल, और उसका वो हम लोग रेडियस ले लेते हैं सर्कल का, और उस रेडियस का हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि सर्कल जो होता है हमारे पास उसकी 360 डिग्री होती है। सर्कल की जो टोटल डिग्री होती है वो 360 होती है। तो अब उसके डिफरेंट सेक्टर्स शो करने के लिए वैसे तो हम लोग परसेंटेज ले रहे हैं, लेकिन परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके की, हम उसके एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। किस तरीके से, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, गिवन डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ द डेटा इनटू 360 डिग्री, ठीक है। इस फार्मूला के तहत हम लोग सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे और इसी तरीके से फिर हमारे डिफरेंट सेक्टर्स बन जाएंगे, डिफरेंट एंगल आ जाएंगे हमारे पास, और वो एंगल लेने के लिए हमने प्रोटेक्टर यूज़ करना है, ठीक है। और जो अरेंजमेंट होती है सेक्टर्स की वो यूजुअली हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की उल्टी साइड, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। पाई चार्ट जब हम लोग बनाते हैं ना तो वो ऐसा भी हो सकता है हमें एक ही डेटा दिया हो, या फिर हमें दो डेटा दिए हुए हो एक ही तरह के और हमने उन्हें कंपेयर करना हो। तो मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ वो दो की ले रही हूँ। अब ये जो एग्जांपल है इसमें दो फैमिलीज़ है, फैमिली ए एंड फैमिली बी, इनके एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। ये एक्सपेंडिचर में फूड, क्लॉथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, मिसलेनियस, ये सारा कुछ, और फिर उसका टोटल भी है। अब टोटल से हम लोग सर्कल का रेडियस निकाल देंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो दोनों का अलग अलग टोटल है, अंडर रूट लेंगे दोनों का अलग अलग, और हमारे पास दो अलग रेडियस आ जाएंगे, और उन दो अलग रेडियस का हम लोग सर्कल बना लेंगे। अब जैसे कि नीचे दो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, फैमिली ए का थोड़ा छोटा है और फैमिली बी का थोड़ा बड़ा है, यानी फैमिली ए के एक्सपेंडिचर थोड़े कम है फैमिली बी के निस्बत, ठीक है। और सेक्टर्स के लिए डिफरेंट एंगल्स हम लोग निकाल दें, एंगल ऑफ सेक्टर्स निकाल देंगे उसी फार्मूला के तहत जो हमने पीछे पढ़ा है, गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। इससे हमारे पास डिफरेंट एंगल आ जाएंगे। एंगल निकाले और उनकी परसेंटेज निकाली, एंगल्स अलग निकाले, फिर परसेंटेज कैसे निकाली, परसेंटेज वाले फार्मूला से। टोटल जो हमारे पास आ गया, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ एंगल। एंगल की जो परसेंटेज मतलब उसके कितना एरिया आना चाहिए, सही है। और इससे हम लोग ये जो एंगल्स हमारे पास डिफरेंट आ गया ना, इसकी बेस पे हम लोग सेक्टर्स ड्रॉ कर लेंगे और हमें इस तरीके से पता चल जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। वैसे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन पूरा पाई चार्ट बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि फैमिली ए के एक्सपेंडिचर ज़्यादा है या फैमिली बी के,
और फैमिली ए का कौन-सा ऐसा आइटम है जिस पे उनकी ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च हो रहे हैं और फैमिली बी का ऐसा कौन-सा आइटम है जिस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च हो रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट ये थोड़े से डिफरेंस के साथ और सर्कल में। अब है हमारे पास पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम की खासियत ये होती है कि हम इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स नहीं यूज़ करते, सेक्टर्स नहीं यूज़ करते। इसमें हम लोग जिस तरह का डेटा दिया हुआ है उस तरह की उससे रिलेटेड कोई पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि प्लांटेशन की बात अगर मैं कर रही हूँ, डेटा में प्लांटेशन की बात हो रही है, उसका पिक्टोग्राम बनाना हो, तो मैं एक ट्री ले लूँगी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे नीचे है हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि हमें पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है, तो पॉपुलेशन का डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक स्टैचू ले लूँगी, ठीक है? जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास पिक्टोग्राम बना हुआ है पॉपुलेशन का। इसमें आप देखें तो एक स्टैचू हमने लिया है जो हमारे पास 10 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, हमने की में बता दिया। और उस स्टैचू की मदद से हम लोगों ने अपना पिक्टोग्राम बनाया है और जैसे कि 10 मिलियन से कम है और जितना कम है उस हिसाब से वो पिक्चर हाफ हो गई या हाफ से भी ज़्यादा कट हो गई, ठीक है? इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का पिक्टोग्राम बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था ना प्लांटेशन का, वैसे किसी भी चीज़ का बन सकता है। मतलब कि हमें किसी भी तरह का डेटा दिया हुआ हो तो हमने बस उससे रिलेटेड एक पिक्चर देखनी है और उस तरीके से हमने बना देना है, उस पिक्चर की मदद से पिक्टोग्राम बना देना है। अब है हमारे पास स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल ग्राफिकल टेक्निक है। इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमें नंबर दिया हुआ होता है ना उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज़ स्टेम एंड अदर इज़ लीफ। स्टेम हम लोग उसका जो है लीडिंग डिजिट ले लेते हैं, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं और जो बाकी रह जाते हैं उसे हम लोग लीफ ले लेते हैं। जैसे इधर एग्ज़ाम्पल में मैंने लिया हुआ है 76, तो 76 का 7 मैं स्टेम ले लूँगी और 6 उसका लीफ। और दूसरा है मेरे पास 126 जैसे नंबर है, अब 3 डिजिट्स आ गए तो मैंने पहले 2 को स्टेम ले लिया और आखिरी वाले को लीफ ले लिया। अब है जी ये एक एग्जाम्पल जिसमें हमें वेट मेजरमेंट इन किलोग्राम्स ऑफ 40 इंडिविजुअल्स इन अ लोकेलिटी का डेटा दिया हुआ है। अब ये डेटा है हमारे पास, इसमें से मैंने लीडिंग नंबर्स ले लिए, जैसे 48 है तो 4 लीडिंग है तो उसे स्टेम ले लिया और 8 हमारे पास लीफ हो गया, तो अरेंज करके पहले लिख लिया 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास लीडिंग नंबर्स हैं यानी स्टेम्स हैं और इसी के साथ के हम लोगों ने लीफ ले ली। जैसे पहला डिजिट क्या है मेरे पास 48, तो 4 स्टेम तो लिखा हुआ है तो उसके साथ लीफ में मैंने 8 लिख दिया तो वो 48 हो गया। इसी तरीके से सारे नंबर्स लिख के फिर एंड में इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी कि 4 वाले स्टेम में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 5 वाले स्टेम में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है? तो ये हमारे पास स्टेम एंड लीफ प्लॉट बन गया। अब है हमारे पास स्ट्रेच्ड स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट ये लेकिन स्ट्रेच्ड क्यों है, इसमें हम लोग जो स्टेम्स होते हैं हमारे, हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्टैरिक और डॉट। स्टैरिक में हमारे पास 0 1 2 3 4 लीव्स आ जाते हैं, ये वाले लीव्स आ जाते हैं, और डॉट वाले में हमारे पास 5 6 7 8 9 ये वाले हमारे पास लीव्स आ जाते हैं। मतलब सिंपली ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट ये हमने उसे मज़ीद स्ट्रेच कर दिया, मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये एक हमारे पास, अब जैसे इन्होंने एक डेटा लिया और उसका स्टेम एंड लीफ बनाया है, 11 स्टैरिक लिया है क्योंकि हमारे पास 11 डॉट के मेंबर्स नहीं थे, फिर 12 स्टैरिक 12 डॉट, 13 स्टैरिक 13 डॉट, और फिर उसी के लीव्स आगे लिख दिया और फिर फ्रीक्वेंसी लिख दी। इसी तरीके से हमारे पास सिंपली एक स्ट्रेच स्टेम एंड लीफ प्लॉट बन गया। दिस इज़ ऑल अबाउट चार्ट और डायग्राम्स। चार्ट या डायग्राम्स बनानी हो और डिफरेंट टाइप्स उसकी हो गई। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि चार्ट और ग्राफ्स में क्या डिफरेंस है और चार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।